बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली वो लिंग्विस्टिक्स के एक पार्ट के एमसीक्यूज़ हैं। स्टार्ट करें हम साइको लिंग्विस्टिक्स से, जो कि पीपीएससी एफपीएससी के लिए भी काम आते हैं और बीएस लेवल और एमपी लेवल के भी काम आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का जो लेक्चर है वो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पीपीएससी एफपीएससी में इन्हीं चीज़ों से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो हमारे बेसिकली जो टॉपिक है मेन, सबसे पहले हमारा टॉपिक है साइको लिंग्विस्टिक्स का। साइको आपको पता है, लिंग्विस्टिक्स आप सब जानते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, जबकि साइको यानी साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ माइंड जो होती है लैंग्वेज की, वो हमने देखनी होती है। तो उसी से रिलेटेड हमने कुछ एमसीक्यूज़ निकाले हुए हैं इधर। तो सबसे पहला जो है वेरी फर्स्ट वो है द डैश एड्रेसेस द क्वेश्चन। क्या चीज़ है जो एड्रेस करती है क्वेश्चन ऑफ हाउ द मेंटली रिप्रेजेंटेड ग्रामर इज़ एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन एंड कम्प्रीहेंशन ऑफ स्पीच। तो उन्होंने आपको ऑप्शन दिया कॉम्पिटेंस का, परफॉर्मेंस का, प्रोसेसर का, साइकोलिंग्विस्ट का। कॉम्पिटेंस में ये नहीं आता, परफॉर्मेंस में भी नहीं आता, प्रोसेसर में भी नहीं आता। तो साइकोलिंग्विस्ट जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। साइकोलिंग्विस्ट जो है वो एड्रेस करता है क्वेश्चन का कि हाउ मेंटली रिप्रेजेंटेड ग्रामर इज़ एम्प्लॉयड, कि किस तरह से जो मेंटली रिप्रेजेंटेड ग्रामर होती है वो एम्प्लॉय की जाती है इन द प्रोडक्शन एंड कम्प्रीहेंशन ऑफ स्पीच के अंदर। सेकेंड एमसीक्यू है हमारे पास द डैश अडॉप्ट्स द हाइपोथेसिस दैट। किसने ये हाइपोथेसिस अडॉप्ट किया कि जनरेटिव ग्रामर कैन सिंपली बी रिगार्डेड, कि जो जनरेटिव ग्रामर है वो सिंपली रिगार्ड की जाती है एज इट्स सेल्फ प्रोवाइडिंग एन अकाउंट ऑफ हाउ वी अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस सेंटेंसेस इन रियल टाइम। अब ये भी, इसका भी जो आंसर है वो है साइकोलिंग्विस्ट। साइकोलिंग्विस्ट ने ही ये अडॉप्ट किया था हाइपोथेसिस। थर्ड वन है हमारे पास डैश इज स्पीकर्स आर हेयरर्स नॉलेज ऑफ हिज लैंग्वेज, की क्या चीज़ है जो किसी स्पीकर की या हेयर की लैंग्वेज का जो है वो नॉलेज होती है। कॉम्पिटेंस है, परफॉर्मेंस है, प्रोसेसर है, साइकोलिंग्विस्ट है। तो ये हमारे पास कॉम्पिटेंस। फोर्थ वन है हमारे पास डैश इज़ एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन कंक्रीट सिचुएशन, कि क्या चीज़ है जो एक्चुअल यूज़ है, यानी लैंग्वेज का जो यूज़ है जो उसका परफॉर्म करना है कंक्रीट सिचुएशन में, उस टर्म को हम लिंग्विस्टिकली क्या कहेंगे, एंड दैट टर्म इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस। फिफ्थ वन है हमारे पास द साइकोलिंग्विस्ट एड्रेसेस द क्वेश्चन ऑफ हाउ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसीज एम्प्लॉयड टू मेक इट लिंग्विस्टिक डैश। तो वो है हमारे पास लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस। सिक्स वन है हमारे पास द डैश प्रोसेसर इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द साउंड्स। साउंड से भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए आर रिटन सिम्बल्स अक्रिंग इन द इनपुट। साउंड सिस्टम किस में आता है, यानी फोनेटिक्स फोनोलॉजिकल में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है, राइट ऑप्शन वो है फोनोलॉजिकल। द डैश प्रोसेसर आइडेंटिफाइज द कंपोनेंट वर्ड्स, यानी वो कौन सा प्रोसेसर है जो आइडेंटिफाई करता है कंपोनेंट वर्ड्स को, दैट इज़ लेक्सिकल प्रोसेसर। द डैश प्रोसेसर आल्सो कॉल्ड द पार्सर, इसे हम पार्सर भी कहते हैं, इज़ यूज टू प्रोवाइड अ सिंटैक्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंटेंस, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द सेंटेंस इज स्ट्रक्चर्ड आउट ऑफ फ्रेजेस एंड द फ्रेजेस आउट ऑफ वर्ड्स। तो ये होता है हमारे पास सिंटैक्टिक, यानी जो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन का जिसमें स्टडी की जाती है। The dash processor is used to compute a meaning representation for the sentence on the basis of the syntactic and lexical information supplied by earlier stages in the process। तो वो है हमारे पास semantic processor, ठीक है। आफ्टर दिस टेंथ है हमारे पास अ लैंग्वेज डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रेन डैमेज, यानी एक ऐसा लैंग्वेज का डिसऑर्डर, एक ऐसा मर्ज जो कि रिजल्ट होता है कहाँ से, फ्रॉम ब्रेन डैमेज इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है, एंड दिस सॉर्ट ऑफ ब्रेन डैमेज ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, द लेफ्ट हेमस्फीयर। तो वो हमारे पास होता है, वो जो डिसऑर्डर है उसका नाम है अफेजिया। यानी कि अब वो हमारा पार्ट ख़त्म हो गया है साइकोलिंग्विस्टिक्स का। अब हम स्टार्ट करते हैं सिंटैक्स के पार्ट में से। तो सिंटैक्स में फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट लैक्स आइदर अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट और बोथ इज कॉल्ड अ,
यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनके अंदर सब्जेक्ट या प्रेडिकेट की कमी हो या दोनों ही ना हो, तो आप सबको पता है कि वो सेंटेंस का ही पार्ट होता है जो हमें फुल मीनिंग कन्वे नहीं कर पाता, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज। तो हमारा यहाँ पे भी राइट ऑप्शन क्या है, फ्रेज। वॉइस इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट इज एक्टिंग आर बीइंग डैश अपॉन, यानी वॉइस जो है वो इंडिकेट करती है कि सब्जेक्ट एक्टिंग कर रहा है या फिर उसी के ऊपर काम किया जा रहा है, दैट इज एक्टेड अपॉन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव वॉइस इंडिकेट्स दैट द डैश इज एक्टिंग डूइंग समथिंग। एक्टिव वॉइस में आपको पता है सब्जेक्ट जो है वो ही काम कर रहा होता है, सो यहाँ पे भी ऑप्शन क्या है, सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस इंडिकेट्स दैट द डैश इज बीइंग एक्टेड अपॉन। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, दैट यहाँ पे भी ऑप्शन सब्जेक्ट ही आएगा। Dash approach taken by a number of influential grammarians, mainly in 18th century England, set out rules for the proper use of English. That approach was called prescriptive approach. Next है हमारे पास the dash approach is used to describe structures of the language as it was used, not according to some view of how it should be used, and that is called descriptive approach. उसके बाद है हमारे पास one type of descriptive approach is called structural analysis, and its main concern is to investigate the distribution of forms in a language. तो ये हमारे पास है सही ऑप्शन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारे पास एंड देन हमारे पास है नंबर 8, एन अप्रोच विद द सेम डिस्क्रिप्टिव एम्स इज कॉल्ड डैश एनालिसिस। यानी एक ऐसी अप्रोच जिसमें सेम डिस्क्रिप्टिव एम्स हों तो वो क्या कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस। नौवा है हमारे पास अ गोल ऑफ सिंटैक्टिक एनालिसिस इज़ टू हैव अ स्मॉल एंड फाइनाइट लिमिटेड सेट ऑफ रूल्स that will be capable of producing a large and potentially infinite, यानी अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेल फॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स हम उन्हें कहते हैं। Next, the small and finite set of rules is sometimes described as a generative grammar. In small and infinite set of rules sometimes ऐसे डिस्क्राइब किए जाते हैं जैसा कि एज अ जनरेटिव ग्रामर, बिकॉज इट कैन बी यूज टू जनरेट और प्रोड्यूस सेंटेंस डैश एंड नॉट जस्ट डिस्क्राइब दैम। तो यहाँ पे भी इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। उसके बाद 11th है हमारे पास द अंडरलाइंग लेवल वेयर द बेसिक कंपोनेंट्स noun phrase plus verb plus noun phrase shared by the two sentences can be represented is called their dash structure। तो वो हमारे पास डीप स्ट्रक्चर कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द डीप स्ट्रक्चर इज एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल द एलिमेंट्स डिटरमाइनिंग डैश इंटरप्रिटेशन आर रिप्रेजेंटेड। इसका आंसर है हमारे पास स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज टू क्रिएट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर इज़ थ्रू, यानी हमारे पास एक ऐसा कॉमन वे जिससे हम क्रिएट करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, वो जो है आप सबको पता है कि वो हम किस तरह से करते हैं, बाय ट्री डायग्राम्स। द रोल ऑफ दैट एज अ कॉम्प्लीमेंटाइजर इज़ टू इंट्रोड्यूस आ डैश फ्रेज, यानी रोल ऑफ दैट जो होता है एज अ कॉम्प्लीमेंटाइजर, इसका जो है वो क्यों यूज़ होता है, इंट्रोड्यूस आ कॉम्प्लीमेंट फ्रेज। अब यहाँ पे हमारे पास है 15 MCQs। सिंटैक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ हाउ डैश आर ग्रुप्ड एंड ऑर्डर्ड, यानी सिंटैक्स इन्वॉल्व करता है स्टडी ऑफ हाउ मूवमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्ट्रक्चर्स। तो सिंटैक्स इन्वॉल्व करता है स्टडी ऑफ हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ग्रुप्ड, यानी सेंटेंस के अंदर छोटे छोटे हम कॉन्स्टिट्यूएंट डालते हैं तो एक सेंटेंस बनता है ना, उसका हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। नाउन वर्ब किस तरह से डालना है, नाउन किस तरह से डालना है, प्रोनाउन कंडीशन कैसे करनी है, ऑब्जेक्ट किस तरह से डालना है, तो कहीं पे एडवर्ब डालना है, कहाँ पे हमने एडजेक्टिव यूज़ करना है, ये सब चीज़ें। ओके, तो उसके बाद है हमारे पास डैश कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू अ सीरीज ऑफ सेट्स, वो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स। 17 है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड आइदर नोशनली और फॉर्मली, यानी इसका आंसर क्या है, नोशनली या फिर फॉर्मली। 18 है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर लीनियर एंड डैश स्ट्रक्चर एंड द पर्टिकुलर फॉर्म एंड फंक्शन दैट दे हैव इन अ क्लॉज। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, हिरार्किकल स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद हमारे पास सिंटैक्स इज़ अ डैश एंड सेपरेट लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। सिंटैक्स इज़ अ
सिंटैक्स इज़ अ डिस्क्रीट एंड सेपरेट लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास द डैश ग्रामर आर यू जी मीन्स दैट। अब यहाँ पे ऑप्शन यानी सवाल के अंदर ही जवाब है यू जी, सही जाहिर है कि कौन सी ग्रामर हो सकती है। मीन्स दैट ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस शेयर अ कॉमन कोर ऑफ ग्रामेटिकल ऑप्शंस दैट इज़ यूनिवर्सल ग्रामर। यू यूनिवर्सल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। चॉम्स्की बिलीव्स दैट अ सिंपल सिस्टम ऑफ dash structure can provide the basis from which all sentences can be derived by simple transformation, that is phrase structure। नेक्स्ट है हमारे पास डैश ग्रामर आर यू जी यानी अगेन हिंट दिया हुआ है, इज़ एन अटैम्प्ट टू इंटीग्रेट ग्रामर माइंड एंड लैंग्वेज दैट इज़ यूनिवर्सल ग्रामर। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी से कुछ एमसीक्यूज जो हमने लिए हुए हैं वो स्टार्ट करते हैं। द जनरल स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड्स इज कॉल्ड फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी डैश इज़ द, आपको पता है कि आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की ही टाइप है, इज़ द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड्स आर मेड आर आर्टिकुलेटेड, दैट इज़ आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। The air is pushed out by the lungs up through the trachea or windpipe to the larynx है इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट है इनसाइड द larynx are our dash which take two basic positions। इनसाइड द larynx यानी हमारे क्या होते हैं जो कि दो positions लेते हैं, that are vocal cords। When the vocal cords are spread apart, the air from the lungs passes between them। Unimpeded sounds produced in this way are described as, ये describe की जाती है as voiceless। When the vocal cords are drawn together, जब vocal cords drawn हों, अब यहाँ पे पहले था जब vocal cords spread apart होंगे तो क्या होगा, यानी voiceless। अब यहाँ पे vocal cords are drawn together, the air from the lungs repeatedly pushes them apart as it passes through, creating a vibration effect। Sounds produced in this way are described as voiced। Dash are sounds formed using both upper and lower lips। यानी वो कौन सी साउंड्स होती हैं जिन्हें बनाने के लिए हम both upper and lower lip मिलाते हैं, that are bilabials। The initial sounds in the words pat, bat and mat are all, ये तमाम क्या है, bilabials हैं, बिकॉज हमारे दोनों ही लिप्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारे पास डैश आर साउंड्स फॉर्म्ड विद द अपर टीथ एंड द लोअर लिप। यानी ऐसी आवाज़ें जो कि हमारे अपर टीथ एंड लोअर लिप के मिलने से बनती हैं। द इनिशियल साउंड्स ऑफ द वर्ड्स फैट एंड वैट, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे फैट वैट तो आप फील करेंगे कि आपके अपर टीथ लोअर लिप को टच करते हैं। एंड वैट एंड द फाइनल साउंड्स इन द वर्ड सेफ एंड सेफ आर, ये हमारे पास साउंड क्या कहलाती हैं, दैट आर कॉल्ड लेबियोडेंटल्स। Dash sounds are formed with the tongue tip behind the upper front teeth। The initial sound of thin and the final sound of bath are both voiceless। ये क्या है, voiceless dentals हैं, dental sounds हैं। ओके अब यहाँ पे क्या है, the sounds produced with the tongue and the palate are called are alveolar palates। Examples of dash are the initial sounds in the words shout and child, which are both voiceless, that are palatals। Sounds produced with the back of the tongue against the velum are called, ये क्या कहलाती हैं, व्हीलर्स कहलाती हैं। There is a voiceless wheeler sound represented by the symbol K which occurs in kid, kill, car and cold। ओके वो कौन से साउंड्स हैं, व्हीलर्स। नेक्स्ट हमारे पास डैश साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड विदाउट द एक्टिव यूज़ ऑफ द टंग एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ। यानी वो वाली साउंड कौन सी है जो कि प्रोड्यूस की जाती है विदाउट एक्टिव यूज़ ऑफ टंग, जिसमें हमारी टंग का एक्टिव यूज़ ना हो एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ। इट इज़ द साउंड एच विच अकर्स एट द बिगनिंग ऑफ हैव एंड हाउस, दैट इज़ ग्लोटल साउंड। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग नए हैं तो, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि इतनी अच्छी वीडियो के लिए लाइक तो बनता ही है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, अ कॉन्सोनेंट साउंड रिजल्टिंग फ्रॉम अ ब्लॉकिंग आर स्टॉपिंग इफेक्ट ऑन द एयर स्ट्रीम इज कॉल्ड अ डैश। ये कौन सी साउंड होती है, दैट इज प्लूसिव और अ स्टॉप। 6 प्लूसिव्स होती हैं हमारे पास लिंग्विस्टिक्स में। डैश साउंड्स इन्वॉल्व मूव almost blocking the airstream and having the air pushed through the very narrow opening। As the air is pushed through, a type of friction is produced and the resulting sounds are called, क्या कहलाती हैं, that are called affricates। A brief stopping of the airstream with an obstructed release which causes some friction, the sounds like ja sound and ja sound called dash are produced as are affricates।
When the velum is lowered and the airstream is allowed to flow out through the nose to produce m and ing वाली जो sound होती है ing वाली, the sounds are described as nasals. तो m and ing वाली इन्हें हम क्या कहते हैं? nasals. नेक्स्ट हमारे पास द थ्री डैश साउंड्स आर ऑल वॉइस्ड नेजल साउंड्स, वो हैं थ्री नेजल साउंड्स आर ऑल वॉइस्ड. डैश इज essentially the description of the systems and patterns of speech sounds in a language. वो क्या कहलाती है हमारे पास? फोनोलॉजी. द डैश टी, ये जो साउंड है टी इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ साउंड टाइप ऑफ विच ऑल द डिफरेंट स्पोकन वेरिएंट्स ऑफ टी आर टोकन्स and it is called phoneme. Slash marks are conventionally used to indicate a phoneme, that is T जो sound है, an abstract segment as opposed to the square brackets as in T used for each phonetic. Dash are phonetic units and appear in square brackets, वो phones होते हैं. When we have a set of phones, all of which are variants of one frame, we add the prefix lo, one of a closely related set, and refer to them as dash of that phoneme. तो हम इसे क्या रेफर करते हैं? दैट इज़ एलोफोन. फॉर एग्जांपल पी है, हम उसे ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, उसकी जो साउंड है पी को हम था साउंड पढ़ते हैं यानी कि प्रोनाउंस करते हैं, ऊपर एस लगाते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? एलोफोन. आर डैश मस्ट कंटेन अ वोवल लाइक साउंड इंक्लूडिंग डिफ्थोंग्स, दैट इज़ कॉल्ड सेलेबल. हमेशा वो पार्ट सेपरेट हो जाता है जिसमें एक वोवल साउंड आ जाए. The basic elements of the dash are the onset, one or more consonants. Onset किसे कहते हैं? यानी one or more consonants followed by the rhyme, that is syllable. Next हमारे पास the process of making one sound almost at the same time as the next sound is called co-articulation. There are two well-known dash effects described as assimilation and elision that are co-articulation. When two साउंड सेगमेंट्स अकर इन सीक्वेंस, जब दो साउंड सेगमेंट्स एक ही सीक्वेंस में अकर हों एंड सम एस्पेक्ट ऑफ वन सेगमेंट इज़ टेकन और कॉपीड बाय द अदर, जब एक एस्पेक्ट जो है एक सेगमेंट का वो कॉपी किया गया हो दूसरे से, द प्रोसेस इज़ नोन एज, तो हमारे पास वो प्रोसेस क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. द प्रोसेस ऑफ नॉट प्रोनाउंसिंग अ साउंड सेगमेंट दैट माइट बी प्रेजेंट इन द डेलिबरेटली केयरफुल प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड इन आइसोलेशन इज डिस्क्राइब्ड एज elision. The two processes of assimilation and elision occur in everyone's normal speech consistently. Avoiding the regular patterns of dash and elision used in a language would result in extremely artificial sounding talk. तो जी इसका right option है हमारे पास assimilation. Okay, I hope it's clear to all of you. आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.